वो श्राप जिसने कई पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो चुका था, तब पहाड़ी के ऊपर बनी उस पुरानी हवेली में अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। हवा में नमी थी, पेड़ों की टहनियां जैसे कोई राज छुपाने की कोशिश में एक दूसरे से फुसफुसा रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी में हवेली की दीवारें थकी हुई और टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन उसकी खिड़कियों से झांकती परछाइयां आज भी डर पैदा कर देती थी। कहते हैं इस हवेली को कभी एक ऐसा श्राप लगा था जिसने पूरे परिवार की किस्मत को पीढ़ी दर पीढ़ी बदल दिया। गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास रात में नहीं जाते। बच्चों को डराया जाता है, अगर तुम रात में वहां गए तो हवेली का श्राप तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन असली कहानी क्या थी, ये सिर्फ कुछ पुराने बुजुर्गों को पता था, और वही कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। बहुत साल पहले ये हवेली राजा वीरेंद्र सिंह की थी। वीरेंद्र सिंह एक साहसी, न्यायप्रिय लेकिन कभी कभी अहंकारी राजा थे। उनके पास जमीन जायदाद, सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो सिर्फ धैर्य। उनका गुस्सा पल भर में भड़क उठता था, और उसी गुस्से ने एक दिन उनकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। एक दिन महल में एक बूढ़ी साध्वी आई। उसके कपड़े धूल में सने थे, आंखों में अद्भुत शांति थी और हाथ में एक लकड़ी की माला। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे आश्रय दीजिए, मैं केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन राजा का मन उस दिन पहले ही खराब था। उसने साध्वी की बात सुने बिना ही सिपाहियों को आदेश दिया, इस औरत को यहाँ से भगा दो, ये महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। साध्वी चुपचाप मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई थी, उसे देखकर दरबारियों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने शांत स्वर में कहा, राजा वीरेंद्र, तुमने आज मुझे ठुकराया है, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हारा अपना ही तुम्हें ठुकराएगा। तुम्हारी वंश परंपरा में जो अभिमान है, वही इसका पतन बनेगा। आज से मैं तुम्हारे कुल को एक श्राप देती हूँ। आने वाली 7 पीढ़ियों तक हर पीढ़ी में एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हारा वंश अपनी ही गलती से विनाश के कगार पर होगा, और कोई भी उस पल को रोक नहीं पाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। हवा जैसे कुछ पल के लिए रुक गई थी। राजा हंसा, तेरी बातें बूढ़ी औरत मेरे राज्य को क्या नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन साध्वी के जाते ही महल के बाहर अचानक तूफान उठा। आसमान में बादल गरजने लगे और हवेली के पास लगे बरगद के पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर गिर गई। बुजुर्गों ने उसी वक्त कहा था, श्राप लग चुका है। शुरुआत में किसी को कुछ समझ नहीं आया। जिंदगी सामान्य चलती रही। राजा ने अपने बेटे युवराज विक्रम को राजगद्दी के लिए तैयार करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही विक्रम 18 साल का हुआ, महल में पहली अनहोनी हुई। राज्य की सबसे बड़ी फसल भंडारशाला में आग लग गई। बिना किसी वजह के सारा अनाज जलकर राख हो गया। पूरे गांव में अकाल की स्थिति बन गई। राजा को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन साध्वी के शब्द धीरे धीरे उसको याद आने लगे। समय बीतता गया, राजा बूढ़ा हुआ, विक्रम ने गद्दी संभाली। लेकिन हर पीढ़ी में एक पल आता जब या तो कोई अनहोनी होती या परिवार के किसी सदस्य की किस्मत अचानक पलट जाती। कभी सबसे बुद्धिमान बेटा अचानक पागलपन में उतर जाता, कभी फसलें अजीब बीमारियों से नष्ट हो जाती, कभी हवेली के अंदर अजीब आवाजें गूंजती जैसे कोई रो रहा हो। गांव के लोग कहते, वो श्राप अपना समय आने पर खुद चलकर आता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। विक्रम के समय में भी एक घटना ने उसको हिला कर रख दिया। हवेली के बीचों बीच बना वह विशाल कमरा जहां राजा की गद्दी लगी थी, एक रात अचानक वहां से ऐसी चीख आई कि पूरा महल कांप गया। सिपाही जब अंदर पहुंचे तो देखा विक्रम का सबसे छोटा भाई जमीन पर बेहोश पड़ा था, और दीवारों पर अजीब निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर पर कुछ लिखा हो। उस रात के बाद विक्रम का भाई कभी वैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा एक डर और खोखलापन बना रहा। वह बोलना भी बंद कर चुका था। गांव के बुजुर्गों ने विक्रम को चेताया, वो साध्वी का श्राप अब तुम्हारी पीढ़ी में अपना अगला रूप ले चुका है। अगर तुमने समय रहते इसका उपाय नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों में ये श्राप और गहराता जाएगा।
लेकिन विक्रम को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, हम राजा हैं, हमारे पास ताकत है, हमारी किस्मत हम खुद लिखते हैं। पर इतिहास जानता है, जब भी कोई इंसान अपनी किस्मत को चुनौती देता है तो श्राप और समय मिलकर ऐसा जवाब देते हैं जो सदियों तक याद रखा जाता है। और यहीं से शुरू होती है उस श्राप की असली यात्रा, जो सिर्फ एक राजा की गलती से शुरू हुई थी, लेकिन असर डाला उसने आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत पर। विक्रम की पीढ़ी के बाद हवेली की कहानी धीरे धीरे समय की धूल में दबने लगी, लेकिन श्राप कभी भी समय में दबा नहीं। वो तो जैसे हर पीढ़ी के इंतजार में बैठा था, जैसे कोई छाया जो कभी बूढ़ी नहीं होती। विक्रम के बाद उसके बेटे राजवीर सिंह ने राजगद्दी संभाली। राजवीर पढ़ा लिखा, समझदार और गांव वालों से जुड़ा हुआ राजा था। उसके शासन में राज्य ने कुछ समय के लिए बहुत प्रगति की। खेतों में फसलें लहलहाई, गांव में पानी की व्यवस्था सुधरी, लोग खुशहाल दिखने लगे। ऐसा लगने लगा मानो वो श्राप अब बस एक पुरानी डरावनी कहानी बनकर रह गया है। लेकिन श्राप कभी भुलाने से मिटता नहीं, वो तो बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। और वो समय आ गया। एक रात जब महल में राजवीर के बेटे आर्यन का जन्म हुआ, पूरा राज्य खुशियों में डूबा हुआ था। महल में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। महाराज ने गरीबों में सोना चांदी बांटा, सब तरफ उत्सव था। लेकिन आधी रात के समय जब रानियां बच्चे को देखने गईं, उन्होंने देखा कि बच्चे के पलंग के पास रखे सोने के पालने पर किसी ने नाखूनों से अजीब संकेत बना दिए हैं। वही संकेत जो विक्रम के भाई के समय दीवार पर दिखे थे। रानियां डर गईं, उन्होंने राजा को बुलाया। राजवीर ने आते ही उन निशानों को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत पुरोहितों को बुलाया। पुरोहितों ने बताया, ये वही श्राप के चिन्ह हैं। साध्वी का श्राप फिर जाग उठा है। ये बालक जिस परिवार में जन्मा है, उसकी किस्मत में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां उसे कठिनतम निर्णय लेना होगा, और वही निर्णय उसके वंश का भविष्य तय करेगा। राजवीर ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, मेरा बेटा भाग्यशाली है, वो हमारे कुल का भविष्य बदलेगा। लेकिन समय ने जैसे उसकी बातों पर हल्की सी हंसी हंसी हो। साल बीतते गए, आर्यन बड़ा हुआ। वो बुद्धिमान था, पर अंदर से हमेशा कुछ बेचैन रहता। कई बार वो रात में हवेली के उस पुराने हिस्से में चला जाता जहां साध्वी ने राजा वीरेंद्र को श्राप दिया था। वहां आज भी एक टूटी हुई दीवार पर साध्वी की परछाई जैसी आकृति कभी कभी दिखती थी, हल्की धुंधली पर असली। आर्यन को लगता मानो कोई उसे वहां बुला रहा हो। इसी बीच राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहले खेतों में अचानक फसलें सड़ने लगी, फिर नदी जो सालों से गांव को पानी देती थी अचानक सूखने लगी। और सबसे डरावनी बात, महल के अंदर रात में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई अपनी अधूरी बात दोहरा रहा हो। बुजुर्गों ने कहा, श्राप अब अपने अगले चरण में पहुंच गया है। आर्यन को एक रात एक सपना आया। सपने में उसने वही बूढ़ी साध्वी देखी। वो बोली, तेरा कुल अपने ही अभिमान में डूबा रहा और श्राप को भूल गया। लेकिन समय किसी को नहीं भूलता। 7वीं पीढ़ी में वो क्षण आएगा जब तुम्हें वो करना होगा जो तेरे पूर्वजों ने नहीं किया, तभी श्राप टूटेगा। आर्यन की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसे नहीं पता था कि इस सपने का क्या मतलब है, पर अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कि ये सपना कोई साधारण सपना नहीं था। राजवीर की मौत के बाद आर्यन ने गद्दी संभाली, पर अब हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात दरबार में अचानक एक पुराना तेल का दीपक अपने आप जल उठा, और उसी आग की रोशनी में छत पर किसी ने खून से लिखा हुआ एक वाक्य देखा, श्राप अपना वचन नहीं भूलता। पूरा दरबार डर गया। आर्यन के सलाहकारों ने कहा, महामहिम, अब वो समय आ गया है जिसका जिक्र पुरोहितों ने सालों पहले किया था। ये श्राप अब हमारे राज्य को खत्म कर देगा अगर हमने कुछ नहीं किया। आर्यन ने दांत भींचकर कहा, नहीं, मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा जो मेरे पूर्वजों ने की। अब समय है उस श्राप को समझने और उसका हल खोजने का। लेकिन जितना वो हल खोजने में आगे बढ़ता, श्राप उतना ही गहरा होता जाता। गांव में महामारी फैलने लगी, व्यापार रुक गया, राज्य के पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया, और आर्यन की अपनी फौज में बगावत के सुर उठने लगे, जैसे पूरी किस्मत एक साथ पलट गई हो।
आर्यन की दादी अक्सर कहा करती थी, बेटा, श्राप किसी जंग की तरह नहीं होता जिसे तलवार से जीता जा सके। उसे तो समझ से, भक्ति से और निस्वार्थ कर्म से ही समाप्त किया जा सकता है। पर आर्यन को अब ये सब बहुत देर में समझ आ रहा था। पीढ़ियों से चला आ रहा वो अभिमान, वो गलती अब उसके सामने एक विशाल तूफान बनकर खड़ा था। और यहीं से शुरू हुआ वो निर्णायक समय जहां 7 पीढ़ियों का भाग्य दांव पर था। या तो आर्यन वो करेगा जो किसी ने पहले नहीं किया, या फिर वो श्राप इस वंश की आखिरी कहानी बन जाएगा। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। रात का समय था। हवेली के ऊपर काले बादल घिर आए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन अकेला हवेली के उस पुराने हिस्से में पहुंचा जहां सालों पहले साध्वी ने श्राप दिया था। टूटी दीवारों पर बेल उग आई थी। फर्श की दीवारों में से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। दीवारों पर पुराने दीपक की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी और दूर कहीं से सियारों की आवाजें गूंज रही थी। वह जगह जैसे अपने अंदर सदियों का दुख समेटे बैठी थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, अगर वाकई में ये श्राप सच्चा है तो मैं अब इसे खत्म करने आया हूँ। 7 पीढ़ियों की किस्मत अब और इस अंधकार में नहीं डूबेगी। उसने दीवार पर रखी एक पुरानी तांबे की थाली उठाई जिस पर संस्कृत के श्लोक खुदे थे। बचपन में उसकी दादी ने बताया था कि इस थाली को साध्वी ने ही महल में छोड़ा था। इसमें श्राप तोड़ने की कुंजी छिपी थी। तभी अचानक एक तेज हवा चली। दीपक एक एक कर बुझने लगे और कमरे में अंधकार छा गया। ठंडी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, आखिरकार 7वीं पीढ़ी आ ही गई। आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज और स्पष्ट होती गई, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे कुल को श्राप दिया था, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ अन्याय किया था और हर पीढ़ी ने उस अन्याय को भुला दिया। कोई भी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने नहीं आया। 7 पीढ़ियां बीत गईं और आज तुम यहाँ आए हो। आर्यन कांपते हुए बोला, हाँ, मुझसे पहले सबने गलती की, अभिमान किया, लेकिन मैं यहाँ उस अभिमान को खत्म करने आया हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में झुककर अपने कुल के पापों की क्षमा मांगने आया हूँ। उसने तांबे की थाली सामने रखी और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिर झुका लिया। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दीवारों पर उकरे गए वो रहस्यमय निशान चमकने लगे। हवा में हल्की घुंघरुओं की आवाज आई, जैसे कोई साध्वी वहां सच में आकर खड़ी हो गई हो। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी उभरने लगी। आवाज बोली, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने सिर झुकाया है, जिसने अपने कुल की गलती मानी है, जिसने प्रायश्चित किया है। यही वह कर्म था जो 7 पीढ़ियों से किसी ने नहीं किया। तुमने श्राप तोड़ने का पहला और सबसे बड़ा कदम उठाया है। आर्यन ने आंखें खोली। उसने देखा कमरे के बीच में हल्की हल्की धुंध में एक दिव्य आकृति उभर आई थी। वही साध्वी। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना कठोरता, बस एक गहरी शांति। साध्वी ने कहा, श्राप किसी को सजा देने के लिए नहीं था, वो तो तुम्हारे वंश को उसके अभिमान से मुक्त करने का एक माध्यम था। हर पीढ़ी ने अपनी आंखें मूंदी, पर तुमने देखा, समझा और स्वीकार किया। आज से ये श्राप समाप्त हुआ। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली के बाहर अचानक बादल छटने लगे। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई और पहली बार उस जगह पर शांत चांदनी चमकने लगी। हवेली के पुराने बरगद के पेड़ पर जो सूखी शाखाएं सालों से टूटी लटकी थी, उन पर नन्ही हरी पत्तियां निकलने लगी। गांव की नदी में पानी की हल्की धारा फिर से बहने लगी, जैसे पूरा वातावरण एक लंबी नींद से जाग उठा हो। आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था मानो सदियों का बोझ उतर गया हो। उसने अपने हाथ जोड़कर साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी की दिव्य आकृति धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में विलीन हो गई। अगले ही दिन गांव में लोगों ने देखा, जो नदी सालों से सूख चुकी थी, उनमें अचानक साफ पानी बहने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। महल में वर्षों से जो कोने सुनसान और डरावने लगते थे, वहां अब दिए जलने लगे। बच्चे पहली बार हवेली के आंगन में हंसते खेलते दिखे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, श्राप टूटा नहीं, वो शांत हुआ है। श्राप तो असल में इंसान की अभिमान और गलती से पैदा होता है, और जब इंसान अपने कर्मों को स्वीकार कर ले तो श्राप भी वरदान बन जाता है। आर्यन ने अपने शासन में बदलाव लाया। उसने राज्य को अहंकार से नहीं,
सेवा और भक्ति से चलाना शुरू किया। वह हर साल उसी पुराने कमरे में जाकर साध्वी को स्मरण करता और लोगों को याद दिलाता, कभी भी अपने कर्मों को हल्का मत समझना। एक गलती कई पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है और एक सही निर्णय कई पीढ़ियों को बचा सकता है। और यूं एक राजा की गलती से शुरू हुआ वो श्राप 7 पीढ़ियों तक भटकता रहा, लेकिन एक व्यक्ति की सच्ची निष्ठा और स्वीकार्यता ने न सिर्फ उस श्राप को शांत किया, बल्कि एक पूरे वंश की किस्मत बदल दी। तो दोस्तों, ये थी कहानी वो श्राप जिसने कई पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। अगर आपको ये रहस्यमयी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर श्राप के पीछे एक सीख होती है और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।